All right, very good. So just a very quick revision. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे. So देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया. In case of periodic table, we have started the discussion. In case of periodic table, we started the discussion from your Dobryna's law of triads, right? इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था बताओ, अब आप बता दे रहा. सबसे पहले हमने Dobryna's triads डिस्कस किया था. उसके बाद करेक्ट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. उसके बाद फटाफट करेक्ट. इसके बाद हमने डिस्कस किया था Lothar-Meyer कर्व्स. आफ्टर Lothar-Meyer कर्व व्हाट डिड वी डिस्कस? दिस इज वेरी सिंपल. करेक्ट. उसके बाद हमने डिस्कस किया था Mendeleev's टेबल. नाउ Mendeleev's टेबल के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है दैट वाज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. राइट, दैट वाज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? उसमें डिस्कस किया कि अच्छा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. उसके अलावा उसको हम एस टी डी एंड एफ ब्लॉक में किस तरह से डिवाइड करते हैं. राइट. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हर एक ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. राइट, हर एक ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड किस तरह से आप पोजीशन देख के उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं. Now, apart from that, the next thing that we had discussed was periodic properties. Now, periodic properties में जो हमने first thing जो discuss किया था that was our Z effective. Z effective में हमने क्या क्या discuss किया था? Z minus sigma. Sigma is your screening constant or your shielding effect. फिर इसी में हमने discuss किया था your penetration power, right? Penetration power and एक और हमने क्या term discuss किया था बताओ? Z effective, करेक्ट. एक हमारा था पेनिट्रेशन पावर, दूसरा हमारा था शील्डिंग इफेक्ट. फिर हमने Z effective के वैल्यूज जो है निकाले. द सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस्ड वाज रेडियस. नाउ रेडियस में देयर वर वेरियस टाइप्स. देयर वाज कोवेलेंट रेडियस, देयर वाज मेटालिक रेडियस, देयर वाज वैन डर वाल्स रेडियस. राइट. इसके अलावा देयर वाज आल्सो आयोनिक रेडियस. फिर हमने इसके भी जो फैक्टर्स है वो भी हमने डिस्कस किया. राइट. इससे क्या क्या फैक्टर्स है वो भी डिस्कस किया. दैट इज सच एज Z effective, राइट, और शेल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. इसके काफी सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया था. रेडियस के बाद अच्छा रेडियस में इसके अलावा हमने इसके एक्सेप्शंस भी डिस्कस किए थे. नाउ आफ्टर रेडियस द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैड डिस्कस्ड वाज आयोनाइजेशन एनर्जी. सेम थिंग, हमने पहले इसके फैक्टर्स डिस्कस किए. ओके, देन हमने कुछ ट्रेंड्स देखा. देन इसके बाद जो है हमने सेम चीज के एक्सेप्शंस देखे. इसके एक्सेप्शंस जो है वो चीज हम रिलेट कर सकते थे विद Z effective, रेडियस एंड कॉन्फ़िगरेशन. राइट. जैसे कि हमारा P3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो P4 से स्लाइटली ज्यादा आ रहा था. Now, after ionization energy, what did we discuss? या आयन एनर्जी का ही पार्ट था इनर्ट पेरिफेर. ये पार्ट भी हमने डिस्कस किया था. ऑलराइट. इसके बाद वी हैड डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स. ऑलराइट, इसका ट्रेंड एंड इन दिस केस देयर वर नो एक्सेप्शंस. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हमने क्या डिस्कस किया बताओ? करेक्ट, वी हैड डिस्कस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देन इसके फैक्टर्स, ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शंस. यहाँ तक सभी ने रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया? Yes, okay. So now the next topic that we are going to discuss. Now the next topic that we are going to discuss is similar to electron affinity. Hybridization जो है हम next chapter में discuss करेंगे. Now the next topic that we are going to discuss, ये कौन सा factor होगा? I think fifth factor होगा. Fifth होगा क्या? 1, 2, fifth होगा क्या? Sixth. Okay. Now the sixth factor is electron gain enthalpy. The sixth factor is electron gain enthalpy. Okay, इस चीज को हम in general represent करते हैं by HEG or rather delta HEG. Right, इसको हम इस चीज से represent करते हैं. Now इसका definition क्या है? It is the enthalpy change. पहले आप definition लिख लो. It is the enthalpy, ENTHALPY. It is the enthalpy change. It is the enthalpy change when an electron is added to an isolated neutral gaseous atom. To an isolated neutral gaseous atom. Right? इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक गैसियस एटम है, इस पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा
दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले आप इस चीज को लिख लो, फिर मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी चेंज। या बेटर वर्ड होगा नेट एनर्जी चेंज। लिख लिया पहले आप सभी ने? लिख लिया आप सभी ने? ऑलराइट, नाउ व्हाट डज इट मीन? अब देखो इस चीज का मतलब क्या होता है। लेट्स टेक टू केसेस, केस ए राइट एंड केस बी। केस ए में आपके पास सपोज करो इनिशियली आपके पास इनिशियली 100 रुपीज था। ओके, आपने उस दिन जो है या केस ए में जो है आपने अर्न किया लेट्स से 30 रुपीज। ओके, एंड आपने स्पेंड किया लेट्स से 40 रुपीज। मैंने यहाँ पे एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। एंड इन केस ऑफ केस बी, राइट, supposedly you had for example 200 rupees, right? On this day you earned let's say 50 rupees, all right? And in this case you spent let's say for example 30 rupees। ठीक है, मैंने अगेन यहाँ पे बहुत ही रैंडम सा एग्जांपल ले लिया। नाउ ध्यान दो आप सभी। नाउ वर्ड्स पे आप लोग ध्यान दो कि मैं अगर आपको पूछूं कि आपने कितना अर्न किया, कितना स्पेंड किया या कितना चेंज हुआ। नाउ ध्यान दो आप सभी। अगर मैं आपको ये पूछूं कि अच्छा केस ए में आपने कितना अर्न किया, वर्ड्स पे ध्यान दो, कितना अर्न किया, तो आप क्या बोलोगे? करेक्ट, तो आप बोलोगे कि अच्छा आपने 30 रुपीज जो है अर्न किया। और अगर सेम चीज अगर मैं आपको केस ए में पूछूं कि आपने कितना स्पेंड किया, तो आप क्या बोलोगे? करेक्ट, अगर मैं आपको पूछूं केस ए में ही आपने कितना स्पेंड किया, तो आप बोलोगे 40, राइट? लेकिन अगर मैं आपको पूछूं अच्छा नेट चेंज क्या है, वर्ड्स पे ध्यान दो, नेट चेंज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? करेक्ट, नेट चेंज आप बोलोगे -10। ना -10 से मुझे ऑटोमेटिकली समझ में आ जा रहा है कि -10 का मतलब आपने ओवरऑल ज्यादा स्पेंड किया, जैसा ना। ओके, अगर मैं आपको पूछ लूं कि अच्छा भाई आपके इनकम में चेंज कितना हुआ या आपके पास आज जो भी कैश है उसमें चेंज कितना हुआ, और अगर आप -10 बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे आपने जो है ज्यादा स्पेंड किया है, ये सुनो, राइट? अगर आप अर्न करते हो तो आप उस चीज को प्लस करते हो। ओके, एनी मनी दैट यू गेट इज प्लस एंड एनी मनी दैट यू स्पेंड इज माइनस, राइट? एग्जैक्ट सेम चीज हियर। अगर मैं आपको केस बी में पूछूं कि अच्छा ठीक है आपने कितना अर्न किया, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली 50। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि अच्छा केस बी में आपने कितना स्पेंड किया, तो फिर आप क्या बोलोगे? करेक्ट, आप 30 बोलोगे। एंड अगर मैं पूछूं अच्छा व्हाट इज द नेट चेंज, तो फिर आप क्या बोलोगे? करेक्ट, नाउ द नेट चेंज हियर वुड बी 20, और मोर इंपॉर्टेंट इट विल बी +20। +20 से मुझे समझ में आता है कि अच्छा ठीक है अब जो है आपका नेट मनी जो है या नेट इनकम जो है वो ग्रेटर है, ये सुनो, समझ में आ रहा है सभी को? तो एंथैल्पी जो है वो एग्जैक्टली इसी चीज को ही रिप्रेजेंट करता है। आप याद करो जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन में बताओ क्या था एनर्जी के लिए, वहां पे कौन सा टर्म था बताओ? करेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में द इंपॉर्टेंट टर्म वाज एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑलराइट? लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? एंथैल्पी चेंज या नेट एनर्जी चेंज, ऑलराइट? सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान दो आप सभी बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द ओनली डेफिनेशन वाज एनर्जी रिलीज। एंड अगर एफिनिटी के केस में एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हो रहा था, तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या डाल देते? करेक्ट, उस केस में जब एनर्जी इंस्टेड ऑफ बीइंग रिलीज्ड एनर्जी वाज बीइंग अब्सॉर्ब, तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो है वो हम 0 डाल देते, राइट? बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। इसमें जो है इसमें सिंपली इट इज एंथैल्पी चेंज। ओके, अगर एनर्जी इन है तो एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा। ओके,
एंड अगर एनर्जी आउट है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो, अगर आपका नेट मनी जो है वो इन है तो उस केस में क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन अगर आपका नेट मनी जो है वो आउट है तो आपने क्या कहता है, नेगेटिव क्या था। तो एंथैल्पी चेंज में भी, सॉरी, तो एंथैल्पी चेंज में भी एग्जैक्टली सेम चीज ही है। इफ नेट एनर्जी इज इन, it is positive. If net energy is out, it is negative. Okay. In case of chemistry आप ध्यान रखो, anything in is positive, anything out is negative. आपको जो मिला बढ़िया, जो गया वो खराब। Alright? Now, so यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सपोज करो मैं सेम चीज क्लोरीन लेता हूँ, अगर क्लोरीन पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, राइट, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को रिलेट कर सकते हैं। जब मैं क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, विल दिस अब्सॉर्ब एनर्जी और विल दिस रिलीज एनर्जी? वेरी गुड, यहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। हाँ, ध्यान से ध्यान दो, क्लोरीन पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो ये जो है Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, यानी कि ज्यादा स्टेबल में बन रहा है, राइट। यहाँ पे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिकमिंग मोर स्टेबल, राइट। सो इन दिस केस मेरा एनर्जी जो है वो क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगा, यस नो। एंड अगर एनर्जी रिलीज होगा, इसका मतलब एनर्जी इन है या एनर्जी आउट है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन? ऑब्वियसली एनर्जी आउट है। एंड अगर एनर्जी आउट है तो बताओ यहाँ पे फिर एंथैल्पी का साइन क्या होना चाहिए? वेरी गुड, तो मेरा एंथैल्पी का साइन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर सपोज करो मैं आपको बेरिलियम देता हूँ, ऑलराइट, बेरिलियम प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Be माइनस, ऑलराइट। बताओ इस केस में हमारा एनर्जी रिलीज था या एनर्जी अब्सॉर्ब था? अब्सॉर्ब किस लिए था बताओ, व्हाई वाज इन दिस केस एनर्जी अब्सॉर्ब? करेक्ट, क्योंकि ये जो है ये आपका ग्रुप टू कॉन्फ़िगरेशन है, या ये जो है ये आपका ग्रुप टू एलिमेंट है। ग्रुप टू एलिमेंट में ऑलरेडी आपका S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड वो S2 से आप इसको चेंज करके S2P1 में कर रहे हो, तो दिस इज बिकमिंग लेस स्टेबल, यानी कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होगा। एंड इफ एनर्जी इज बीइंग अब्सॉर्ब, देन बेरिलियम के पर्सपेक्टिव से एनर्जी इज इन और एनर्जी इज आउट। करेक्ट, एनर्जी इज इन, एंड सिंस एनर्जी इज इन, तो यहाँ पे मेरा एंथैल्पी क्या होना चाहिए बताओ? करेक्ट, इट शुड बी पॉजिटिव। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो। वन मोर एग्जांपल। अच्छा रुको, लेते पहले आप ये कॉपी कर लो। राइट, सो हम यहाँ पे देखो एक और टर्म भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और टर्म भी डिस्कस कर सकते हैं। सो एनर्जी इन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ओके, एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी जो है वो इन है, एंड एनर्जी आउट इज एक्सोथर्मिक। ओके, जस्ट समथिंग यू कैन आल्सो मेमोराइज। एंडोथर्मिक के केस में आपका डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी, राइट। डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी और एनर्जी चेंज। एंडोथर्मिक के केस में वेयर एनर्जी इज इन, बताओ एंथैल्पी का साइन क्या आएगा? वेरी गुड, एंथैल्पी का साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। एंड एक्सोथर्मिक के केस में एंथैल्पी का साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैं आपको पूछूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, अगर सपोज करो मैं आपको पूछूं आयोनाइजेशन enthalpy. Now, see the difference between ionization energy and ionization enthalpy. एनर्जी जो है वो कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, एनर्जी इज सिंपली अ वैल्यू, राइट। बट एंथैल्पी जो है इट रिप्रेजेंट्स चेंज। तो एंथैल्पी जो है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि एनर्जी इन है या आउट है। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल को या किसी एटम को आयोनाइज करना चाहते हो, राइट, इफ यू वांट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, will you have to provide energy or will energy be released?
करेक्ट, हमें एनर्जी जो है वो तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। आप खुद ही याद करो जब हमने बोर्स मॉडल डिस्कस किया था, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ मच एनर्जी डिड वी हैव टू प्रोवाइड? करेक्ट, हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ा था, राइट। सो आयोनेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन का साइन जो है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज इन दैट केस वी ऑलवेज प्रोवाइड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यस, नो, राइट। सो इस तरह से आप समझ सकते हो, अच्छा ठीक है, किस एंथैल्पी का साइन जो है पॉजिटिव आएगा एंड किस एंथैल्पी का साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया? लेट्स टेक टू मोर एग्जांपल्स, राइट, लेट्स टेक टू मोर एग्जांपल्स। सपोज करो कि अगर मैं नियॉन में, सपोज करो कि अगर मैं नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर रहा हूँ, राइट, टू फॉर्म नियॉन माइनस। मुझे आप यहाँ पे डेल्टा एच ई जी का साइन बताओ, एंड वी कैन टेक वन मोर, लेट्स से वी हैव ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे डेल्टा एच ई जी का साइन बताओ। फर्स्ट वाले केस में बताओ डेल्टा एच ई जी का साइन क्या आएगा? जल्दबाजी नहीं, सबसे पहले आप ये बताओ कि क्या नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा या डिफिकल्टी के साथ ऐड होगा? जल्दबाजी नहीं, नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप डिफिकल्टी से ऐड करोगे, एंड ये चीज जो है आपका लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, ये सुनो। और अगर लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है यानी कि एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज, करेक्ट, एनर्जी इज अब्सॉर्ब, एनर्जी अब्सॉर्ब यानी कि आपका एनर्जी इज इन, एंड इफ एनर्जी इज इन तो इसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। हड़बड़ी मत करो, आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। नाउ यहाँ पे बताओ, ऑक्सीजन जो है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट वांट्स टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एंड अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इट बिकम्स इट विल रिलीज एनर्जी, एंड इफ इट विल रिलीज एनर्जी तो यहाँ पे इसका साइन क्या रहेगा? नेगेटिव आ रहेगा। नाउ देयर इज अ वेरी कॉमन ट्रिक क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड कि अच्छा अगर मैं O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, ऑलराइट, अगर मैं O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो डेल्टा एच ई जी का साइन क्या आएगा? ऑलराइट, नाउ व्हाट डू यू थिंक डेल्टा एच ई जी का यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए, एंड क्यों एंड व्हाई? सिर्फ गेस करने से नहीं होगा, ऑप्शन तो दो ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सिर्फ गेस करने से नहीं होगा, विथ रीजन। क्या होगा बताओ ना? यहाँ पर देखो मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोगों ने मैग्नेट्स के साथ तो हमेशा खेला ही है। यस, यू ऑल ऑफ यू ऑल हैव ऑलरेडी प्लेड विद मैग्नेट्स। सपोज करो कि ये एक मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, राइट। नाउ दूसरे दो मैग्नेट्स है, दिस इज मैग्नेट ए, दिस इज मैग्नेट बी, राइट। नाउ मैग्नेट ए का जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप इस चीज को पास कर रहे हो, मैग्नेट बी का जो है आप साउथ पोल नॉर्थ पोल इसको पास कर रहे हो, राइट। सबसे पहले आप हम बी वाला केस लेते हैं। अगर मैं इसका साउथ पोल पे इसके नॉर्थ पोल के पास लेकर आऊं, विल विल दिस बी इजी और विल दिस बी डिफिकल्ट? करेक्ट, दिस विल बी वेरी इजी, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, राइट। सो ये जो है ये तो अपने आप ही खींचता हुआ आ जाएगा, ये सर, राइट। वर्सेस दी अदर केस, राइट, वर्सेस दी अदर केस, कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल को पास लेकर आऊं तो विल दिस बी इजी और विल दिस बी डिफिकल्ट? ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट, वो एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे। और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल को पास लाने के लिए द पर्सन विल हैव टू डू वर्क, यस नो। अगर सपोज करो मैं इस मैग्नेट को जो है फिक्स कर दूं, तो इस मैग्नेट को पास लाने के लिए द पर्सन दैट इज डूइंग इट विल हैव टू डू वर्क, ओके। एंड आप सभी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता ही है, राइट, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। सो अगर वो पर्सन जो है वो काम करता है तो इस सिस्टम पे एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है? वो ऐड हो रहा है, बिकॉज इफ दिस पर्सन इज स्पेंडिंग एनर्जी
then this energy is obviously going into the system. Yes or no? Right? So अब अगर हम वापस से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, now why is this example a very common trick example? क्योंकि देखो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन क्या है, that is already negatively charged, right? यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है that is already negatively charged, and अगर इस पे मैं एक और नेगेटिव ऐड करने का सोचूं, right? I have something that is already negatively charged, and if I'm trying to add something which is also negatively charged, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? करेक्ट, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन द एडिशन वुड बी डिफिकल्ट, राइट? एंड इफ द एडिशन इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पे एनर्जी जो है दैट विल बी अब्सॉर्ब, राइट? यहाँ पे एनर्जी जो है दैट इज इन, आप चाहे तो यहाँ पे रीजनिंग लिख सकते हो, राइट? यहाँ पे आपका रीजनिंग क्या आ जाएगा? रिपल्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज, रिपल्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, चलो हम कर देते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या रहेगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? आपने अभी ब्रो बोल तो दिया, लेकिन दोबारा मत बोलना ना। नेक्स्ट देखो, ना नेक्स्ट देखो, सपोज करो कि आप सपोज करो कि मैं आपको दूसरा केस दूं, वेयर यू हैव Na प्लस एंड आप इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, दिस इज बिकमिंग Na, राइट? अब आप यहाँ पे बताओ डेल्टा एच ई जी का साइन क्या आएगा? नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, करेक्ट। यहाँ पे अब देखो क्या है, दिस इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, राइट? इन दोनों में जो है अट्रैक्शन होगा, और अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली दिस इज बिकमिंग मोर स्टेबल, एनर्जी इज रिलीज, एंड इफ एनर्जी इज रिलीज आपका डेल्टा एच ई जी क्या रहेगा? नेगेटिव। क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, कंप्लीट कर लो यहाँ तक। यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? ना ऑफ कोर्स अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एच ई जी जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा साइन जो है वो चेंज हो जा रहा है, कैसा ना? राइट, वी कैन सी कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे एसेंशियली वैल्यूज जो है वो तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो तो सेम चीज ही रहे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी क्या हो रहा था, सिर्फ डेफिनेशन में चेंज था, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो एसेंशियली डेफिनेशन में जो है स्लाइट डिफरेंस है, तो वैल्यूज जो है वो भी आपके सिमिलर ही रहेंगे, या फैक्टर्स जो है वो भी आपके सिमिलर ही रहेंगे, ऐसा ना? सो यहाँ पर देखो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, या डेल्टा एच ई जी डिपेंड्स ऑन, अब आप ऑब्वियसली समझ गए हो। बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था? करेक्ट, आपका पहली बात तो वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड कर रहा था, दूसरी बात क्या, सेकंड फैक्टर वाज, करेक्ट, सेकंड फैक्टर वाज योर साइज, एंड इन दोनों को ही हमने कंबाइन करके क्या बोला था? करेक्ट, इन दोनों को ही हमने कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला था। देयर वाज वन मोर फैक्टर व्हिच वाज इंपॉर्टेंट, बताओ? करेक्ट, सो द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज कॉन्फ़िगरेशन, कि कहीं कि कोई स्ट्रक्चर में या कोई एटम में एक्सेप्शन नहीं है। नाउ इफेक्टिवली ऑल ऑफ दिस इज एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इफेक्टिवली दिस इज सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑलराइट? सो आपका डेल्टा एच ई जी जो है दैट इज ऑलमोस्ट, ओके, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है दैट इज समथिंग लाइक डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT,
ना अभी तक अपने आर टी जो है वो नहीं पढ़ा है, ये चीज हम गैसियस स्टेट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आप इस चीज को लिख लो। ओके, डेल्टा एच ई जी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है डेल्टा एच ई जी इक्वल टू माइनस ई ए माइनस 5/2 आर टी। इज दैट क्लियर? मैंने आपको वही बोला ना, आपने अभी तक आर टी जो है नहीं पढ़ा है, ये सब गैसियस स्टेट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आप इस चीज को लिख लो। फॉर आवर कंसिडरेशन वी विल ओनली कंसिडर दिस पॉइंट। अभी के लिए हम सिर्फ इस पॉइंट पे ही फोकस करेंगे। आर टी, यस, कैपिटल आर कैपिटल टी। लिख लिया? कॉन्फ़िगरेशन, जेड इफेक्टिव, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों को मिला के जो है हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का नाम देते हैं। एंड इन तीनों को अगर मैं कंसीडर करूं तो दैट इज प्रैक्टिकली सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप चाहे तो ऐसे लिख लो, सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड यहाँ पे सेम एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आरटी का मतलब अब आगे डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ गैस स्टेट। नाउ ध्यान दो, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो मैंने लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑलराइट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि देखो जब भी हम ग्रेटर देन या लेस देन लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल, अगर मैं 5 लूं एंड 10 लूं, ओके, द वैल्यूज आर 5 एंड 10 फॉर एग्जांपल, इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा बताओ? ऑब्वियसली 10 ग्रेटर होगा, राइट? ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर। बट अगर मैं -5 लूं एंड -10 लूं, अब ग्रेटर क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, अब आपका -5 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो आपको ये चीज पे ध्यान देना है। वन मोर थिंग दैट कैन बी कंफ्यूजिंग, अगर मैं मॉड ऑफ -5 लूं एंड अगर मैं मॉड ऑफ -10 लूं, राइट, अब बताओ क्या चीज ग्रेटर आएगा? करेक्ट, अब आपका जो ग्रेटर है दैट इज ये चीज जो है ग्रेटर है, क्योंकि मॉड का मतलब क्या, मुझे सिर्फ इसका वैल्यू लेना है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एंड इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सो 10 इज ग्रेटर देन 5। इज दैट क्लियर? सो दीज थ्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अभी आपको ये चीज समझ में आएगा ना। अब आप ध्यान दो, FClBrI, राइट, पे अटेंशन। अगर मैं आपको इसको इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपको इसको बोलता कि अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में आप इसको सॉर्ट करो, राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में आप सॉर्ट करो, लेट्स से फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बताओ इन सब में से लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका आता? बस यही यही आप लोगों ने रिवाइज किया है। वापस से सोचो क्या ऑर्डर आएगा। करेक्ट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका आएगा? Cl का आएगा। इसका रीजन बताओ क्या था? करेक्ट, इसका रीजन था कि ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ध्यान में आ रहा है? राइट, यू हैव टू रिवाइज। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आपको आगे दिक्कत आएगा, राइट? तो सबसे पहले आता है क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या आता है बताओ? क्लोरीन के बाद आपका आएगा फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये ऑर्डर था, राइट? सो व्हाट डज दिस मीन? ध्यान दो। सो व्हाट डज दिस मीन, अगर सपोज करो मैं इसका वैल्यू जो है वो मैं 10 डालता हूँ, सपोज करो इसका वैल्यू मैंने 10 दिया, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ? इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, राइट? लेट्स से कि मैंने इसका वैल्यू जो है 15 डाल दिया, राइट? अब ब्रोमीन का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ। करेक्ट, ब्रोमीन का वैल्यू जो है वो तो फ्लोरीन से भी कम होना चाहिए, तो लेट्स पुट एज इसका वैल्यू इज 7 एंड लेट्स पुट आयोडीन का वैल्यू इज 5। तो अब ये जो है ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, नो? ऑलराइट, नाउ पे अटेंशन। अब अगर मैं आपको इंस्टेड बोलूं कि अच्छा ठीक है आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से सॉर्ट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से सॉर्ट करो। अब आपका ऑर्डर क्या आएगा बताओ?
हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही चलो करते हैं। अब देखो, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से अरेंज करते हो तो एसेंशियली क्या हो जाएगा, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए। एक -5/2 RT का टर्म था, बट राइट नाउ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, राइट नाउ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सब में सेम सेम वैल्यू ही ऐड कर रहे हैं। सो राइट नाउ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एच चीज लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -7, एंड ये क्या हो जाएगा -5। ये सर। सो अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे मेरा स्मॉलेस्ट जो है वो क्लोरीन हो गया, स्मॉलेस्ट जो है वो क्लोरीन हो गया, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, एंड फिर आयोडीन। इफेक्टिवली क्या हुआ, बस यहाँ पे साइन का चेंज होने के वजह से यहाँ पे इन सब का साइन जो है वो ऑपोजिट हो गया। ये सर, समझ में आ रहा है, राइट। एंड अगर मैं आपको बोलूं मॉड ऑफ डेल्टा एच ई जी, बताओ अब ट्रेंड क्या आएगा, सेम चीज, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, करेक्ट। अगर मैं मॉड ऑफ डेल्टा एच ई जी लिखूं तो वो तो इफेक्टिवली क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आ जाएगा, विच इज एग्जैक्टली सेम एज दिस वन। कैसा नो, समझ में आ रहा है, ओके। एंड कई बार आपको एक और चीज भी दे सकता है कि माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी, ओके, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप इसका ऑर्डर बताओ ना। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि मैं इन सभी को एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ओके, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए, राइट। मॉड ऑफ डेल्टा एच ई जी क्या आ जाएगा, 10, 15, 7 एंड 5, एंड माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी क्या आ जाएगा, इफेक्टिवली सेम एज दिस वैल्यू आ जाएगा, राइट। सो यहां पर भी मेरा क्या ऑर्डर रहेगा, सी एल एफ बी आर एंड आई, विच इज इफेक्टिवली सेम एज ई। क्या ये आप सभी को समझ में आया, राइट। कॉपी कर लो ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार जो है आपको एग्जैक्टली exactly इसी चीज को घुमा घुमा के पूछ सकता है, राइट। कॉपी कर लो। हो गया, इट इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर, मीन्स में भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस में। कॉपी कर लिया, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि आपको, नहीं, वो रिलेशन आपको कहीं पे ही काम नहीं आएगा। सपोज करो आपको दिया हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आप इसको अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, in order of electron gain enthalpy, in order of mode of electron gain enthalpy, and in order of minus of delta H Eg. Try करो, not difficult at, sorry, moderate. Try करो। बहुत डिफिकल्ट सवाल। हो गया,
देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सबसे पहले आप मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही ऑर्डर बता दो, बाकी का जो है वो अपने आप ही आ जाएगा। Now, in this direction, in general, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करता है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी आपका इंक्रीज करेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो मेरा क्या आएगा कि अच्छा ठीक है, कार्बन, राइट, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन फ्लोरीन, एंड सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किसका रहेगा, वो नाइट्रोजन का रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे देता हूँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। यस, नो, क्लियर। अब ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, राइट। अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, अच्छा मैं यहाँ पे चलो कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सपोज करो कि यहाँ पे 10 रिलीज हुआ, राइट, तो यहाँ पे लेट्स से 20 रिलीज हुआ, यहाँ पे लेट्स से 30 रिलीज, ओके। मैं यहाँ पे हर जगह रिलीज लिख दे रहा हूँ, ओके। 10 रिलीज हुआ, 20 रिलीज हुआ, 30 रिलीज हुआ, राइट। एंड यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अच्छा ठीक है, मे बी कुछ भी एक वैल्यू, कुछ भी एक, let's say we can say -15 अब्सॉर्ब हुआ, राइट, 15 अब्सॉर्ब हुआ ना। यहाँ पर जो है मैंने एक रैंडमली वैल्यू ले लिया, आपको एक जगह इश्यू आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे इश्यू आ सकता है, बट आपको फिर वैसे केस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा ना। अब देखो अगर आपको डेल्टा एच ई जी पूछा जाए, राइट, तो ये सारे वैल्यूज जो है ये सारे तो नेगेटिव हो गए, राइट। सिर्फ ये एक वैल्यू है जो कि पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखो मेरा ऑर्डर क्या रहेगा, नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन फ्लोरीन। चेक करो, यस और नो, यस नो, राइट। ना इसका वैल्यू जो है प्रेडिक्ट करना स्लाइटली डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो आपको रैंडम वैल्यूज बोल दिया है, राइट। अगर मैं मॉड ले लूँ तब तो ये सारे वैल्यूज जो है वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। एज पर दिस वैल्यू ये जो है बीच में आएगा, बट हो सकता है ये 15 की जगह जो है 5 हो, ठीक है, हो सकता है 15 की जगह जो हो 25 हो, इट कैन बी एनी वैल्यू। सो अगर आपको कोई भी चीज के लिए सर्टेनिटी नहीं है तो आपको वैसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, राइट। आपको वैसा क्वेश्चन जो है पूछेगा ही नहीं। स्टिल देन वी कैन मेक अ प्रेडिक्शन, मतलब हम फिर भी एक 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 ऑलमोस्ट आंसर तो बता ही सकते हैं कि कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन, ये ट्रेंड तो फॉलो होगा ही होगा, बस नाइट्रोजन जो है वो इनमें से कहीं पे फिट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनमें से कहीं पर बीच में आएगा। बट ऐसा क्वेश्चन जो है आपको नहीं पूछा जाएगा जहां पर भी एक भी पॉसिबल सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है, ओके। मैं यहाँ पे चलो मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे बिकॉज देयर इज पॉसिबल कंफ्यूजन, right, possible confusion without values, without data, hence less likely to be asked, less likely to be asked। ऑब्वियसली अगर आपको डेटा दे दिया तब पूछ लिया जाएगा, बट अगर आपको डेटा नहीं दिया हुआ तो ऐसे केस में नहीं पूछा जाएगा, एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, राइट। एंड देन माइनस एच ई टी, ये तो आपका सेम एज ये आ जाएगा, दिस पार्ट इज वेरी सिंपल। सो ये देखो आप क्या करेगा, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखो चेक करो, इज दैट क्लियर। ना अगर सपोज करो आपको एक्चुअल में ये क्वेश्चन दे भी दे, राइट, अगर सपोज करो आपको एक्चुअल में ये क्वेश्चन दे भी दे, तो भी देखो आपको कैसे ऑप्शंस देगा, डेल्टा एच ई जी मॉड, तो देखो आपको ऑप्शंस कैसे देगा, ऑप्शन ए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑप्शन बी कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑलराइट। अब आप देखो, आप देख के बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फिट करेगा, बताओ कौन सा ऑप्शन फिट करेगा। हमें यहाँ पे क्या समझना है कि ये ऑर्डर तो फिक्स रहेगा ही रहेगा कि कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो है वो तो इसी ऑर्डर में ही होना चाहिए, राइट। यहाँ पे वो ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं हो रहा है, एंड यहाँ पर भी ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा सवाल दे भी दिया जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो भी आपको ऑप्शंस ऐसा देगा जिससे कि आप आंसर निकाल सकते। इज दैट क्लियर। नहीं, एन का वैल्यू फिक्स होता है,
n का वैल्यू जो है फिक्स होता है, वो मुझे वैल्यू नहीं पता है। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू। सो अगर वैल्यू पता होता तब तो मैं आपको डेटा दे ही देता ना। ओके, एंड आपको भी डेटा, ये सब का डेटा जो है वो याद नहीं रखना है। यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज एनी डेटा। आपको सिर्फ ट्रेंड जो है एंड एक्सेप्शन जो है वो आपको मेमोराइज करना है। ऐसे अगर आप डेटा याद करने लगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल का आपको डेटा जो है याद करना पड़ जाएगा। सो ये चीज आपको कभी नहीं पूछना है। इन एनी केस, समझ में आया सभी को? ऑलराइट, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो भी एक्सेप्शंस आएगा, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन आएगा या जो भी ट्रेंड आएगा, ऑल ऑफ दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जहां जहां पे एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एग्जैक्टली उसी जगह जो है आपका एक्सेप्शन आएगा। इज दैट क्लियर? मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा एच ई जी हैज सेम एक्सेप्शंस, हैज सेम एक्सेप्शंस एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। राइट, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है वही आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड आएगा, बस साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। आगे बढ़े। ऑलराइट, सो ये कौन सा था? आई थिंक ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी था। दिस वाज सिक्स्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मेटालिक कैरेक्टर। अब ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मेटालिक कैरेक्टर। बताओ, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इन अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या करते हैं बताओ? वेरी सिंपल, मेटालिक कैरेक्टर जो है it decreases, all right, and top to bottom in a group metallic character क्या करता है बताओ? वेरी सिंपली, मेटालिक कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर बाकी का आप लिख लेना, इंक्रीजेस। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। राइट, एट्थ प्रॉपर्टी वेरी डिफिकल्ट। अगर हमने मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस कर लिया तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? मेटालिक डिस्कस कर लिया तो फिर नेक्स्ट ऑब्वियसली नॉन मेटालिक होगा। राइट, मैं सीधा शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बताओ क्या आएगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। वेरी गुड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नॉन नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। फटाफट कॉपी कर लो। हो गया? हो गया? ऑलराइट, नाउ the next property is your nature of oxides. The next property is nature of oxides. बहुत डिफिकल्ट, बताओ। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का मतलब आपका होता है बेसिक, एम्फोटेरिक या एसिडिक। एज सिंपल एज दैट, बेसिक, एम्फोटेरिक या एसिडिक। ऑलराइट, सो जब मैं अलोंग अ पीरियड जा रहा हूँ, ऑलराइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बताओ ऑक्साइड्स का नेचर किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का मतलब बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। ओके, करेक्ट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहा हूं तो लेफ्ट मोस्ट साइड में मेरे पास जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। राइट, मिडिल में जो आएंगे वो क्या आएगा? वो उसमें से एक दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। राइट, एंड एकदम राइट मोस्ट में मेरे पास क्या आएगा? राइट मोस्ट में मेरे पास क्या रहेगा? राइट मोस्ट में मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड्स आ जाएंगे। ओके, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एंड इसके अलावा अगर मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाऊं,
टॉप टू बॉटम जाओ, ऑलराइट। सो वेरी सिंपली बताओ इसमें से कौन सा नेचर है जो कि इंक्रीज करता है? बेसिक जो है वो इंक्रीज करता है। सो आई गो फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक, ऑलराइट। हो सकता है बीच में कुछ एम्फोटेरिक आ जाए, हो सकता है कि आ जाए, या फिर इन जनरल आप इसका एक और क्या ट्रेंड पढ़ते हो कि लेस बेसिक से मोर बेसिक। ओके, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। कॉपी कर लो। कौन कौन से आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड से बताओ, कौन कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है? वेरी गुड, BeO, ZnO, राइट। चलो ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल तो पता ही है, राइट। सो कुछ कुछ जो एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, दे आर BeO, ZnO, Al2O3। इसके अलावा कुछ कॉमन होते हैं SnO एंड SnO, राइट। दीज आर जस्ट कॉमन एग्जांपल्स। ऑब्वियसली इसके अलावा और भी एग्जिस्ट करते हैं, बट दीज आर द कॉमन वंस, कॉमन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, BeO, SnO2, लिख लिया आप सभी ने? इसके एग्जाम्पल लिख दूं? अच्छा चलो, इसके एग्जाम्पल भी लिख ही देते हैं ताकि काम जो है वो क्लियर हो जाए आपको। तो सबसे पहले आप ये बताओ एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है? व्हाट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज समथिंग दैट, फटाफट, बोथ नेचर तो ऑब्वियस है बट करेक्ट, it reacts with both acids and base, reacts with acid and base, राइट। तो जैसे कि अगर हम BeO ले, ओके, मोस्ट कॉमन एसिड वुड बी, बताओ अगर मैं आपको एक एसिड पूछूं तो आप हमेशा क्या बताओगे? ऑब्वियसली HCl, राइट। अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाऊं तो मुझे क्या देगा? BeCl2 प्लस H2। ऑब्वियसली मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है। एंड अगर मैं आपको मोस्ट कॉमन बेस पूछूं तो आप मुझे कौन सा बताओगे? ये बात भी बहुत ऑब्वियस है, करेक्ट। आप मुझे NaOH का बताओगे, राइट ना। यहाँ पे देखो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वेरी सिंपल। यहाँ पे आपका आ जाएगा NaBeO, देखो चेक करो, सॉरी Na B2O, देखो चेक करो, राइट। सेम थिंग विथ अल्यूमिनियम, चलो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सेम थिंग विथ अल्यूमिनियम। अगर सपोज करो कि मैं आपको अगर सपोज करो कि मैं आपको अल्यूमिनियम दे रहा हूँ, सो अल्यूमिनियम Al2O3 ऑन रिएक्टिंग विद HCl, ये मुझे क्या देगा? वेरी सिंपली AlCl3 प्लस H2, अगेन मैंने बैलेंस नहीं किया है। एंड अगर अल्यूमिनियम को मैं रिएक्ट करवाता हूँ विथ NaOH, क्या देगा बताओ? NaAlO2, राइट, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट, तो आपको बताइए। समझ में आ रहा है सभी को? राइट। इसके अलावा एक और भी टर्म होता है, अगेन आपको ये टर्म भी पता होगा, व्हाट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड? ये भी आपको पता होगा, बताओ न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है? ऑब्वियसली आप नाम से ही समझ गए होंगे। हाँ, न्यूट्रल ऑक्साइड, हाँ, न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब होता है जो कि किसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, ऑलराइट। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड डजंट रिएक्ट, डजंट रिएक्ट विथ एसिड, और यानी कि आपका एम्पी सॉरी आपका एम्फोटेरिक क्या था जो कि दोनों के साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रल क्या है जो कि दोनों में से किसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। ऑलरेडी इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपके CO2, N2O,
NO and maybe OF2. और इसके अलावा ऑब्वियसली इसके और भी काफी एग्जांपल है, बट दीज आर द कॉमन ओन्स. लिख लिया? राइट, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ. अगर हम अलोंग अ पीरियड देखें, राइट, अलोंग अ पीरियड, लेट्स से थर्ड पीरियड, तो आपका क्या आएगा? Na2O, MgO, Al2O3, OF2, OF2, राइट, Al2O3, SiO2, P2O5, Cl2O7. राइट, सपोज कर अगर मैं इन सबको देखता हूँ, ये बताओ क्या आएगा? बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक क्या आएगा बताओ? दिस इज ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड. राइट, ये वाला आपका ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड आएगा. ये भी क्या आएगा बताओ? दिस इज ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड. Al2O3 आपको पता ही है, ये क्या आएगा? ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड आएगा. SiO2 आपका क्या आ जाएगा? ये आपका वीकली एसिडिक आ जाएगा. दिस इज वीकली एसिडिक. ये वाला क्या आ जाएगा? ये आपका एसिडिक आ जाएगा. एंड ये जो है, दिस इज अ वेरी स्ट्रांगली एसिडिक. ओके, चलो अगर हम स्ट्रांगली लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ. स्ट्रांगली बेसिक आ जाएगा. देखो चेक करो. यस नो? हाँ, वही मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने स्ट्रांगली एसिडिक लिख दिया. लिख दिया आप सभी ने? राइट. इसके अलावा कई बार देखो क्या होता है, सेम एलिमेंट के भी आप अलग अलग एसिड्स, सॉरी, सेम एलिमेंट के भी आप अलग अलग ऑक्साइड्स जो आप लिखते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं Mn लूं, तो Mn के क्या क्या ऑक्साइड्स है? एक इसका MnO है, एक इसका Mn2O3 है, देन यू हैव MnO2, देन यू हैव Mn3O4, then you have Mn3O4 and then you have Mn2O7. राइट. कई बार जो है आपके पास सेम एलिमेंट के भी काफी सारे ऑक्साइड्स प्रेजेंट है. जैसे कि अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन की भी आपको काफी सारे ऑक्साइड्स प्रेजेंट है. राइट, जैसे कि Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 एंड Cl2O7. उसी तरह से आपके पास सेम ऑक्साइड्स, सॉरी, सेम एलिमेंट का भी ऑक्साइड हो सकता है. ना इन दिस केस हमें क्या समझना है कि अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, अगर वो इंक्रीज करता है तो एसिडिक नेचर जो है इंक्रीज करता है. जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. नाउ ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सीडेशन का नंबर का मतलब होता है उस पे चार्ज कितना है. ऑलराइट, नाउ दिस इज वेरी सिंपल. देखो हम हर एक का बहुत आराम से निकाल सकते हैं. मैं आपको दो एग्जांपल बताऊं, बाकी के आप मुझे बताना. नाउ यहाँ पे Mn है एंड O है. ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा. एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी के हिसाब से ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? वेरी गुड. ऑक्सीजन पे जो है -2 चार्ज होना चाहिए. ना इस ऑक्सीजन का -2 को बैलेंस करने के लिए, ओके, दिस एंटायर थिंग इज न्यूट्रल. सो इस ऑक्सीजन का -2 को बैलेंस करने के लिए मेरे पास तो सिर्फ एक Mn है. तो इस Mn पे भी चार्ज कितना होना चाहिए? वेरी गुड. तो इस Mn पे चार्ज जो है वो +2 होना चाहिए. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. मैं ये वाला बता रहा हूँ, बाकी के सारे आप खुद से बताना. राइट, ना यहाँ पर देखो मेरे पास 3 ऑक्सीजन है. तो 3 ऑक्सीजन मिला के मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? वेरी गुड. 3 ऑक्सीजन मिला के मेरे पास टोटल में जो है -6 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या -6 चार्ज हो जाएगा. अब उस -6 को बैलेंस करने के लिए मुझे चाहिए +6. राइट, एंड वो +6 जो है वो 2 Mn में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो हर एक पे कितना आ जाएगा? हर एक खरे पे +3 आ जाएगा. अब आप मुझे इस तरह से बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज फॉर ईच एटम, फॉर पर एटम. तो यहाँ पे कितना रहेगा? यहाँ पे +4 आ जाएगा. यहाँ पे, यहाँ पे +4 आ जाएगा. यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे +4 नहीं आएगा. यहाँ पे आपका 8/3 आएगा. ऑलराइट.
सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया। ये यहाँ पे आप MnO3 पर, ओके, क्योंकि फिर क्या ना ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप MnO3 पर, इसको आप चेंज कर दो। मैंने Mn3O4 किया था, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, बट अभी के लिए आप इसको चेंज कर दो। आप उसको Mn3O4 की जगह MnO3 कर दो, और उसको चेंज कर दो। सो यहाँ पर जो है आपका +6 आएगा, एंड यहाँ पर देखो +7 आएगा। मैंने एक चेंज किया है, उसको आप ठीक कर लो। ऑलराइट, सो देखो आपका ये वाला क्या रहेगा, ये आपका आ जाएगा स्ट्रांगली बेसिक, ये वाला आपका आ जाएगा बेसिक, ये वाला आपका आ जाएगा न्यूट्रल। ऑलराइट, ये वाला आपका आ जाएगा एसिडिक, एंड ये वाला आपका आ जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक। जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक नेचर जो है वो भी इंक्रीज करता है। कॉपी कर लो। क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? अभी के लिए आप इसको कॉपी कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। या फिर चलो देख लो, इट वोंट टेक मच टाइम। देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि उस पर चार्ज कितना है, राइट, कि उस पर चार्ज कितना है। तो ऑक्सीजन पे तो ऑब्वियसली -2 होगा, एंड इसका -2 को बैलेंस करने के लिए Mn पे कितना चार्ज होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो +2 जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, राइट। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, सिंपल वाला है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मिला के, 2 ऑक्सीजन मिला के कितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, -4 होगा। -4 को बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक ही Mn है, तो उस Mn पे चार्ज कितना होगा, +4 होगा, राइट। सपोज करो मैं ये वाला देख रहा हूँ, मेरे पास 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन यानी कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -14 होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, +14 होना चाहिए। अब वही +14 जो है वो 2 Mn पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक Mn पे कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ऑलराइट, सो कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर आल्सो इंक्रीजेस। कॉपी कर लिया। ऑलराइट, नाउ ये कौन सा प्रॉपर्टी था, दिस वाज 9। ऑलराइट, ना अब देखो नेक्स्ट वाला जो है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट चलो अभी के लिए तो आप एक बार देख लो। द 10th प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ऑलराइट। सो इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बस हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज बेसिकली द एंथैल्पी चेंज, the enthalpy change when an ion, when an isolated gaseous ion is hydrated, or completely dissolved, in large excess, of water or any other solvent। लिख लो पहले। Hydration enthalpy is the enthalpy change when an isolated gaseous ion is hydrated or completely dissolved in large excess of water or any other solvent। हम typically water को ही as a solvent use करते हैं। Water is a universal solvent, right? So obviously हम generally water ही use करते हैं, but maybe we can also use something else। ना हाइड्रेशन एंथैल्पी के और भी काफी सारे डेफिनेशंस होते हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ इस वाले को ही कंसीडर करेंगे कि एक गैसियस आयन को आप हाइड्रेट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है Na+ इन गैसियस फॉर्म, राइट, एंड इसको अगर आप एक्वस, एक्वस का मतलब हमेशा होता है कि सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर,
कई बार आप पढ़ोगे एक्वस NaOH या एक्वस H2SO4 या एक्वस सोल्यूशन, तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर, जस्ट समथिंग टू कीप इन। सो ये चीज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस, राइट। एंड इस चीज का मतलब क्या होता है कि मेरा सोडियम आयन जो है वो वाटर में डिसॉल्व है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ अगेन इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप थोड़ा बहुत सिर्फ समझो। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? यहां तक लिख लिया? ऑलराइट, सो अब देखो इसका मतलब क्या होता है। फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट, राइट। फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट। सपोज करो कि अगर आपके पास ए है एंड बी है, राइट, आपके पास ए है एंड बी है, एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये लोग शेयर करते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज एग्जैक्टली इन द मिडल, राइट। ना अब अगर सपोज करो कि यही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, सपोज करो कि वो बी की तरफ शिफ्ट कर रहा है बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। ना ध्यान दो, तो अब अगर मैं प्रीवियस वाले से कंपेयर करूं, ओके, अब अगर मैं प्रीवियस वाले जोन से कंपेयर करूं, तो अब ये जोन जो है कंपेयर टू प्रीवियस जोन ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है या कम नेगेटिवली चार्ज है, बताओ। करेक्ट। सो विथ कंपैरिजन टू द प्रीवियस जोन, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा प्रेजेंट है, और ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सुनो। बट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है, जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी स्लाइटली कि अच्छा यहाँ पर जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होना स्टार्ट करेगा। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा माइनस। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, राइट। नाउ ऑब्वियसली बिकॉज दिस स्पीशीज इज न्यूट्रल, बिकॉज दिस स्पीशीज इज न्यूट्रल, तो अगर यहाँ पे एक डेल्टा माइनस जनरेट हुआ है तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या जनरेट हुआ होगा, बताओ। वेरी गुड, तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक डेल्टा प्लस जनरेट हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, राइट। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वहां पे पार्शियल नेगेटिव, एंड जिससे दूर शिफ्ट होता है ऑब्वियसली वहां पे पार्शियल पॉजिटिव। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर मैं आपको HCl देता हूँ, राइट, बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन या क्लोरीन? करेक्ट, ऑब्वियसली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो क्लोरीन के पास आएगा डेल्टा नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के पास आएगा डेल्टा पॉजिटिव। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके, मे बी वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो मैं आपको दे रहा हूँ लेट्स से CO2, राइट। लेट्स से मैं आपको दे रहा हूँ CO2 जो है वो कुछ इस तरह से हुआ ना। ऑक्सीजन पे बताओ क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव? आप यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को कंपेयर करो, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, एंड कार्बन पे क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, एंड ऑब्वियसली इस ऑप्शन पे भी डेल्टा नेगेटिव आएगा। ओके, राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड विद बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस, राइट नाउ वी आर ओनली कंसर्न कि अच्छा कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ये सुनो। एंड अगर मैं वाटर लू, राइट, इफ आई टेक वाटर, तो बताओ ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव क्या आएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, एंड दोनों हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यस नो? इज दैट क्लियर? यहां तक आप सभी को समझ में आया? ओके, ना अब देखो, अब अगर मैं एक Na आयन जो है, या फॉर द मैटर अगर मैं कोई भी कैटायन लेकर आता हूँ, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल Na प्लस, ऑलराइट। ना अब ये Na प्लस जो है वो हो सकता है कि डेल्टा माइनस के साथ अट्रैक्ट हो, या हो सकता है कि डेल्टा प्लस के साथ अट्रैक्ट हो, बट एक्चुअल में ये किसके साथ, किससे अट्रैक्ट करेगा बताओ, ये किससे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा? Na प्लस जो है, करेक्ट, Na प्लस जो है वो ऑब्वियसली डेल्टा माइनस के साथ अट्रैक्टेड होगा, या ऑब्वियसली डेल्टा माइनस के साथ जो है बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। सो अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को इस V फॉर्म से रिप्रेजेंट करूं, ध्यान दो, अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को इस V फॉर्म से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ये सुनो, इस तरह से आएगा।
ओके, सो अब अगर मैं Na+ को देखूं, सो अब अगर सपोज करो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं कि Na+ या तो इस तरह से सराउंडेड होगा, ठीक है, या तो फिर Na+ जो है वो इस तरह से सराउंडेड होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका ऑक्सीजन जो है वो Na+ के क्लोजर होगा एंड हाइड्रोजन जो है वो Na+ से दूर होगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में होता क्या है कि मेरा एक सिंपल Na+ जो है, जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इट कन्वर्ट्स टू Na aqueous, एंड Na aqueous का मतलब क्या हुआ कि दिस Na+ is getting surrounded by many water molecules which are bonding with this one. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? ठीक है, आप चाहे तो यहाँ तक आप लोग ड्रॉ कर लो, बट सिंस देर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज बेस्ट इफ यू कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। ठीक है, मैं अभी इसके आगे और नहीं कर पा रहा हूँ, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट क्लास, बट आप यहाँ तक फटाफट पहले कॉपी कर, राइट, यहाँ तक आप कॉपी कर लो। करेक्ट, ऑक्सीजन जो है वो Na+ की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड दिस इज ऑब्वियसली कैटायन। लेकिन अगर यहीं पे मैंने एक एनायन ऐड किया होता, लेट्स से इफ आई हैड एडेड इंस्टेड Cl-, तो Cl- किससे अट्रैक्ट होता बताओ, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से। ऑब्वियसली अगर मेरे पास इंस्टेड Cl- होता तो उस केस में मेरा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो अभी तो बहुत ज्यादा देखो टाइम है नहीं, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास, बट आप यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लिया। ऑलराइट, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज अप टू हियर। पीरियोडिक टेबल मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट क्लास जो है खत्म हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि कल की क्लास में जो है आपका पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाना चाहिए।